Welcome friends, Nikhar here from Fatma Teachers Training College रांची। हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के डीएलएड के सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान पेपर को देख रहे हैं। इस पेपर के तीसरे यूनिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे अंतिम सब यूनिट को हम लोग विगत कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को देखना है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और भाषाई विकास। इस क्रम में अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया सांवेगिक विकास के बारे में। वहाँ पर हमने देखा कि संवेग किसे कहते हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार संवेगों के बारे में क्या कुछ कहा गया, हमने उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। उससे कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की जानकारी भी मिली और साथ ही साथ हमने देखा कि शैशवावस्था में संवेग कैसा होता है, किस तरीके से डेवलप होता है। फिर हमने देखा कि बाल्यावस्था में संवेगों की क्या स्थिति होती है, कैसे डेवलप होता है, और किशोरावस्था में इसकी प्रकृति कैसी होती है। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आता है कि बाल्यावस्था यानी जिसकी अनुमानित उम्र सीमा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है, ये संवेगों के विकास के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है। शैशवावस्था में मौलिक कुछ संवेगों के अभिव्यक्ति की प्रकृति होती है, लेकिन बाल्यावस्था में सभी प्रकार के संवेग विकसित होने प्रारंभ होते हैं। तो यही वो दौर है जब सही दिशा में सही तरीके से संवेगों का विकास हो, भावनाओं का उचित विकास हो, लोग अपने संवेगों को मैनेज करना सीखें, यानी अपने इमोशन के मैनेजमेंट से वाकिफ हो, उसकी जानकारी रखें, उसमें दक्ष हो जाए। कारण है कि जब मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण यानी कोई भी प्रकार का वो व्यवहार करता है और इसके साथ साथ जब उसका लर्निंग प्रोसेस, जब उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट उसके फीलिंग्स यानी इमोशंस के द्वारा ही प्रभावित होता है, तो एक शिक्षक के तौर पर हमारा ये जानना जरूरी हो जाता है और बालकों के बारे में डिटेल में, इस अवस्था के बारे में विशेष रूप से जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप चाहे किसी भी लेवल के टीचर हों, चाहे आप डीएलएड के हों या बीएड के हों, यह टॉपिक समान रूप से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, और लर्निंग तो खैर शिक्षा मनोविज्ञान का कोर सब्जेक्ट है, तो आपको वो पढ़ना ही है। इसके साथ साथ जो भी हमारे सीटेट एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने विकास के लगभग सभी पहलुओं को छूने का प्रयास किया है। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो डीएलएड के सिलेबस को सेट किया है उसमें वृद्धि एवं विकास में उसने लगभग सारे पहलुओं को शामिल किया है। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी ट्रेनिंग टीचर्स के लिए इक्वली वैल्यूएबल है। तो चलिए आज हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सांवेगिक विकास, उस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट। इस टॉपिक को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इस क्रम में हमारा पहला पॉइंट है फैटीग यानी थकान। यानी थकान जो है वो हमारे इमोशंस को प्रभावित करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति शांत होकर के बैठा हुआ हो, थका हुआ नहीं हो, तो उसके व्यवहार में अनावश्यक विचलन नहीं पाया जाएगा, या वह स्वभाव से अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन या क्रोध की स्थिति नहीं दिखाएगा। लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति जो काफ़ी थका हुआ है, आप देखेंगे उसका व्यवहार चिड़चिड़ा या फिर उसके व्यवहार में क्रोध की झलक आपको देखने के लिए मिलेगी। तो थकान यानी फैटीग ये पहला फैक्टर है जो किसी भी व्यक्ति के इमोशंस को प्रभावित करता है। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से काम करना है और इस तरीके से बच्चों को निर्देशन देना है ताकि उन्हें कम से कम मेंटल फैटीग का सामना करना पड़े। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो इमोशंस को प्रभावित करता है वह है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। जैसे आप देखेंगे कि स्वस्थ बालक जो होते हैं उनके इमोशंस में स्थिरता पाई जाती है।
उसमें अनावश्यक उतार चढ़ाव नहीं पाया जाता है। कारण है कि वह स्वस्थ है और शरीर में किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो रही है जिससे उनमें असामान्य व्यवहार प्रदर्शित। लेकिन एक अस्वस्थ बालक को आप देखेंगे कि उसमें निराशा का दौर रहता है, कई चीज़ों को लेकर के वो दुखी रहता है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि हेल्थ यानी स्वास्थ्य एक ऐसा फैक्टर है जो मनुष्य के इमोशंस को या उसके संवेगों को प्रभावित करता है। इसके बाद है तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, वह है मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी। जो व्यक्ति मानसिक रूप से ज़्यादा योग्य होते हैं। मानसिक योग्यता को बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो हमारा पिछला टॉपिक था वो मानसिक विकास से संबंधित था। तो मानसिक विकास के दौरान हमने देखा था कि कितने प्रकार की शक्तियों से मिलकर के मानसिक शक्ति निर्मित होती है। उन सारे शक्तियों के संदर्भ में इस पॉइंट की व्याख्या की जा रही है। तो जितने भी तरह के मानसिक शक्तियों को आपने वहां पर देखा था, जैसे एक दो का नाम मैं आपको बता दूं। वहां पर आपने देखा था रचनात्मकता, सृजनात्मकता, इसके साथ साथ कल्पनाशीलता, ये सब कुछ मानसिक शक्तियां थी। तो इन सारे मानसिक शक्तियों से युक्त कोई व्यक्ति अगर है या कोई बालक है तो आप देखेंगे कि वह अपने भावनाओं को नियंत्रण करने में या भावनाओं के प्रबंधन में अपनी कुशलता प्रदर्शित करता है। लेकिन जिसमें मानसिक शक्तियों या मानसिक योग्यताओं का अभाव होता है, आप देखेंगे कि वो इमोशनली वीक होते हैं और उनके व्यवहार में स्थिरता नहीं पाई जाती है। चौथा प्रमुख तत्व जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को, उसके संवेगों को प्रभावित करता है, वह है अभिलाषा। इसे हम लोग अपेक्षा अगर कहें तो ज़्यादा सही है। जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपेक्षाओं का बोझ होता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इससे वो अपने ऊपर एक दबाव महसूस करता है। इसके साथ साथ अगर वह अपेक्षाओं पर पूर्ण उतरता है तो आप देखेंगे कि उसके व्यवहार में एक आत्मविश्वास की झलक दिखती है। लेकिन अगर अपेक्षाओं को वो पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसके व्यवहार में एक निराशा, एक हताशा पाई जाती है। और ये निराशा, हताशा या उसका खुश होना, ये सब कुछ संवेग के ही उदाहरण है। यानी अपेक्षाएं भी संवेगों को निर्धारित करती हैं। इसके साथ साथ अगला हमारा पॉइंट है माता पिता का दृष्टिकोण यानी पेरेंट्स आउटलुक। वो भी एक बहुत बड़ा पक्ष है जो संवेगों को प्रभावित करता है। जैसे जो माता पिता अपने बच्चों की लगातार उपेक्षा करते हैं, चाहे किसी भी वजह से करते हो, ज़्यादा समय तक घर से बाहर रहते हो या फिर बच्चों को घर से बाहर कम निकलने देते हो। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कुछ पेरेंट्स में एक्स्ट्रा केयरनेस की प्रवृत्ति पाई जाती है, या कई बार पेरेंट्स एक्स्ट्रा डिफेंसिव हो जाते हैं, या फिर बच्चों के बीमारी से संबंधित चर्चाएं उसके मुंह पे ही करते हैं, या फिर बच्चा अगर मन का कुछ करना चाहता है तो उसे नहीं करने देते हैं। तो इन सारे चीज़ों से कई बार देखा जाता है कि वो शारीरिक दंड भी देते हैं या बच्चों के साथ समुचित व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। ज़्यादा डांट डपट करना, इस तरह की प्रवृत्तियां आमतौर पर भारतीय समाज में पाई जाती है। तो आप देखिएगा कि उस परिवार के जो बच्चे होते हैं उनका व्यवहार आगे चल करके इमोशनली वीक हो जाता है। सांवेगिक रूप से वो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं और वो इमोशनल इमेच्योरिटी हमेशा उनके व्यवहार में आपको देखने के लिए मिलती है। देखिए, एक महत्वपूर्ण कोट देते हुए सिगमंड फ्राइड, आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो सिगमंड फ्राइड ने ये बात कही है कि अगर किसी बालक के साथ गलत व्यवहार किया जाता है उसके अभिभावकों के द्वारा, तो वो बालक अपने अभिभावकों का सम्मान करना कम नहीं करता। उनका सम्मान तो वो बिल्कुल वैसा ही करता रहता है, आगे भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये होता है कि वह बालक अपना सम्मान करना छोड़ देता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई पेरेंट्स सही व्यवहार अपने बच्चे के साथ नहीं करते हैं तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स का सम्मान करना नहीं छोड़ता, वो अपना ही सम्मान करना छोड़ देता है। और ये स्थिति उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देती है। आप जानते हैं कि बाल्यावस्था के अनुभवों के आधार पर ही सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद
नामक थ्योरी को इजाद किया था, लोगों के सामने लाने का प्रयास किया था, उसी की व्याख्या करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। इसके साथ साथ जो अगला तत्व है जो इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है वह है परिवार, फैमिली। इस पर हरलॉक महोदय ने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। उनका कहना था कि घर के लोग जितने ज़्यादा संवेगात्मक रूप से मैच्योर होते हैं, बालक भी उतना ही संवेगात्मक रूप से मैच्योर होता है। यानी इमोशनली मैच्योरिटी आप कहीं ना कहीं अपने परिवार से प्रेरणा पा करके ही प्राप्त करते हैं। परिवार के लोग अगर ज़्यादा इमोशनल हैं तो आप भी ज़्यादा इमोशनल होंगे। अगर परिवार के लोग अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना जानते हैं तो आपके व्यवहार में भी वो चीज़ आ ही जाएगी। इसके साथ साथ हरलॉक महोदय ये कहते हैं कि शांति, सुरक्षा, आनंद, इन सारे चीज़ों का जिन परिवार में इन सारी चीज़ों को पाया जाता है उस परिवार के बच्चों का सांवेगिक विकास संतुलित होता है और इसके अभाव में उनका सांवेगिक विकास असंतुलित, इम्बैलेंस्ड हो जाता है। लोक महोदय ने यह भी कहा कि अगर किसी घर में बराबर लड़ाई झगड़ा या ज़्यादा गेस्ट का आना जाना, या कह सकते हैं घर के जो मुखिया होते हैं उनके द्वारा निरंतर अपने आप को व्यस्त रखना, लोगों से इस हद तक मिलना कि परिवार के बच्चे उपेक्षित हो जाते हों, या ज़रूरत से ज़्यादा मनोरंजन के साधनों में लिप्त होना, इन सारे चीज़ों से संवेगात्मक उत्तेजना की स्थिति वहाँ उत्पन्न होती है। तो उस परिवार के बच्चे, वैसे परिवार के बच्चों में सांवेगिक उत्तेजना अनिवार्य रूप से पाई जाती है। अगर आपके परिवार में इससे उलट एक शांत और सौम्य प्रवृत्ति पाई जा रही है, एक शांत वातावरण पाया जा रहा है, या सब कुछ नियंत्रित अवस्था में हो, तो संवेगों पर नियंत्रण रखना आपके परिवार के बच्चों के लिए आसान हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा सोशल स्टेटस। तो जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थिति होती है किसी परिवार की, वैसा ही उन परिवार के बच्चों का सांवेगिक विकास भी होता है। जनरली देखा गया है कि सोसाइटी में जिस परिवार का कह सकते हैं सोशल स्टेटस ज़्यादा अच्छा होता है, उस परिवार के बच्चों में अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की क्षमता अपेक्षाकृत जो कम या निम्न परिस्थिति वाले परिवार हैं उनके मुकाबले ज़्यादा अच्छी स्थिति में होते हैं। उच्च परिस्थिति वाले परिवार के बच्चे अपने इमोशंस को ईजिली वो हैंडल कर पाते हैं या कंट्रोल कर पाते हैं। इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है जो सांवेगिक विकास को प्रभावित करता है वह है सामाजिक स्वीकृति। यानी बालक अगर कोई काम कर रहा है तो अगर आप उसे समान रूप से हर परिस्थिति में प्रोत्साहित करते हैं या उसके कार्य को अपनी स्वीकृति, सहमति प्रदान करते हैं, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है और वो इमोशनली मैच्योर होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर बालकों को अनावश्यक रूप से टोका टोकी की जाए, एक ही कार्य के लिए कभी आप उसे शाबाशी दे रहे हैं और उसी कार्य के लिए कभी आप उसे उसकी आलोचना कर रहे हैं या उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, तो उस स्थिति में बालक कंफ्यूज हो जाता है और उसका सांवेगिक विकास सही रूप में नहीं हो पाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब किसी चीज़ को लेकर के झूठ बोलते हैं तो पेरेंट्स उन्हें समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आपको झूठ नहीं सच बोलना चाहिए। और कई बार जब पेरेंट्स के सामने वो सच बोलते हैं तो उनका एप्रिसिएशन भी होता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब वही बालक सच बात को बोल रहा हो, सही बात को बोल रहा हो, उस समय पेरेंट्स उसके ऊपर भड़क उठते हैं। तो अब उस बालक में एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है और वह अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। इसके साथ साथ निर्धनता बहुत बड़ा फैक्टर है जो संवेगों को प्रभावित करती है। जैसे निर्धनता के वजह से बहुत सारी समस्याएं समाज में उत्पन्न होती है, तो वो अपने आस पड़ोस के परिवार में एक प्रतिस्पर्धा की फीलिंग्स को देखता है, एक ईर्ष्या की भावना को देखता है, द्वेष के साथ बड़ा होता है, तो उसके व्यवहार में ये चीज़ें अनिवार्य रूप से पाई जाती है। लेकिन जहाँ पर ये अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहीं हो, एक संपन्न परिवार हो, एक संपन्न समाज का कोई बालक हो, तो उसके व्यवहार में ये सब कुछ तत्व नहीं पाए जाएंगे। यानी जो भी नकारात्मक या निंदात्मक संवेग हैं उसका अभाव उनके अंदर पाया जाएगा। तो आप देखते हैं कि निर्धनता भी इस संवेगों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ विद्यालय और शिक्षक दोनों संवेगों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जैसे विद्यालय का कार्यक्रम अगर संवेगों के अनुकूल हो, यानी बच्चों को खुशी देता हो, बच्चों को प्रोत्साहन देता हो, सहयोग की भावना सिखाता हो, उन्हें हर्ष और उल्लास के अवसर प्रदान करता हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ के बच्चों का विकास बिल्कुल स्वस्थ दिशा की ओर होता है। लेकिन जहाँ पर भय के कारण बच्चे किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे हों या फिर उन्हें लगातार निंदा का पात्र ना बन जाए, इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर हो, तो आप देखेंगे कि उनका सही दिशा में सांवेगिक विकास नहीं हो पाता है। शिक्षकों के रूप में भी एक फैक्टर हमारे सामने आता है। जैसे अगर कोई शिक्षक ऐसा है जो चिड़चिड़ा हो या फिर सवाल पूछने पर, प्रश्न पूछने पर डांट डपट करता हो, ह्यूमिलेट करता हो, डिमोरलाइज करता हो स्टूडेंट्स को, तो वैसे शिक्षकों के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक दमन की प्रवृत्ति पाई जाती है और वही चीज़ आगे चल के कहीं ना कहीं डिप्रेशन का रूप धारण करती है। तो शिक्षक किस प्रकार का है, किस प्रकृति का है, इससे भी निर्धारित होता है कि अच्छी आदतें बालकों के अंदर निर्मित होंगी या फिर बुरी आदतें निर्मित होंगी। तो जिस तरह के फीलिंग्स को वो अपने अंदर धारण करेगा, आगे चल के वही उसके पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेंगे और वही फीलिंग्स, वही इमोशंस, उसी प्रकार के संवेग उसमें और मजबूत होते चले जाएंगे और कंक्रीट फेज में पहुंचने के बाद उसमें चेंज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके बाद एक पॉइंट है जिसमें कई पॉइंट्स को हमने मिलाकर रखा है, उसे आप अदर फैक्टर्स के नाम से जान सकते हैं। अदर फैक्टर्स में जैसे एक है कि अत्यधिक कार्य का होना। देखिए, थकान एक अलग मुद्दा है। आप कई बार कई वजहों से थक जाते हैं, तो हमें उस ओर नहीं जाना है। देखा जाता है कि कई बार अत्यधिक कार्य अगर हो जाए तो उस स्थिति में भी व्यक्ति अपना नियंत्रण खो बैठता है, अपने संवेगों पर से अपना नियंत्रण खो बैठता है। कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ, कार्य प्रारंभ होने के बाद थकान की दशा आएगी ना। लेकिन यहाँ पर कार्यों की मात्रा को देख करके ही वह परेशान हो उठता है, अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। दूसरा, आप देखेंगे कि कार्य में अगर अनावश्यक रूप से बाधा आती है तो ये चीज भी उनके इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है या उनके वो अपने इमोशंस पे से अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी बालक के साथ बार बार अपमानजनक व्यवहार किया जाता हो तो देखने में आया है कि वो अपने आप से नियंत्रण खो बैठते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर अनावश्यक रूप से डांटा जाए या उसकी गलती नहीं होने के बाद भी उसे पनिशमेंट दिया जाए या अन्य बच्चों के सामने प्रताड़ित किया जाए तो वो रिएक्ट कर उठते हैं, यानी वो अपने संवेगों पर से अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। तो ये सब कुछ उनके संवेगों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तत्व थे। अब आप इसके आधार पर संवेगों को निर्धारण करने वाले तत्वों को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इससे संबंधित नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप वहीं से इसे कलेक्ट करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पर कोई पॉइंट लिखने में समस्या आ रही हो या समझने में समस्या आ रही हो तो आप बेझिझक हमारे साथ संपर्क करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप इसके बहुत सारे पॉइंट्स को वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इंतज़ार करते रहें आप, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो बेल आइकन है उसमें ऑल वाले आइकन को आप पुश करेंगे, तभी हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल पाएगी। मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ जिसमें भाषाई विकास पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।